नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट्स आ रही हैं भारत के नेबरहुड में और अब इस पर पहले ऑल्टरनेट मीडिया खुलकर बोलता था किस तरीके से 10 जनपद पर बैठी हुई एक राजमाता ने भारत को इतना नुकसान पहुँचाया है जो किसी ने नहीं पहुँचाया है। कब उनकी जो लॉयल्टी है रशिया से शिफ्ट होकर यूएस की तरफ चली गई, सीआईए की तरफ चली गई, वो एक टाइमलाइन समझ में नहीं आ रहा है और क्या रीजंस थे। बट अगर मैं बोलूँ इस वक्त सीआईए को या रिजीम चेंज एक्सपर्ट्स को बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ दी, पाकिस्तान तो उनके कब्जे में ही है। उनके आसपास जो एक चक्रव्यूह रचा गया, उस चक्रव्यूह का एक पहलू आज हमने देखा है, दैट इज इन नेपाल। सबसे जो डिस्टर्बिंग न्यूज़ है कि उन्होंने पॉलिटिशियंस को भी नहीं छोड़ा है। पूरी कैबिनेट किस तरीके से जा चुकी है और बाकी के डेवलपमेंट्स हम कवर करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं 2 वेरी इंपोर्टेंट गेस्ट, लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह सर, डायरेक्टर जनरल एट क्लॉस, which is Center for Land and Warfare Studies, one of the very elite think tanks when it comes to the army, policy making and other matters of army. And Manish, who's got a deep down analysis Twitter handle. He's an AI expert, he's a data scientist. Sir, I would like to request your point of views और स्पेशली एक क्वेश्चन के साथ शुरू करूंगी कि एक्स पीएम की जो पत्नी है वो इन दंगों में जलकर मृत्यु प्राप्त कर चुकी हैं। जी सर। देखिए गायत्री जी, मैं एक बड़े पर्सपेक्टिव से आपसे बात करूंगा और इस बड़े बड़े पर्सपेक्टिव को आपको देखना पड़ेगा एक साउथ एशिया के नज़रिए से। साउथ एशिया के नज़रिए को आप 2 साल पहले या 3 साल पहले से अगर नज़र घुमाएं तो सबसे पहले मालदीव्स में एक इंस्टेबिलिटी बनाने की कोशिश की गई। फिर उसके बाद श्रीलंका में ये शुरू हुआ, उसके बाद म्यांमार में शुरू हुआ और फिर बांग्लादेश में आया। पाकिस्तान को किसी दूसरे तरीके से काबू में कर लिया गया है और उसके बाद अभी अब आप देख रहे हैं कि ये नेपाल में ये इस तरह की जो इंटरनल अनरेस्ट जो होता है उसको एक्सप्लॉइट करके एसेंशली 2-3 कारण होते हैं। एक तो करप्शन हो गया और दूसरा इस करप्शन जैसे मुद्दे को हवा देने के लिए कोई ट्रिगर होता है, चाहे वो महंगाई हो श्रीलंका के केस में, चाहे वो बैन ऑन दी सोशल मीडिया हो नेपाल के कंसर्न में, चाहे वो जो टेरिटोरियल एथनिकल ट्राइबल डिवाइड हो म्यांमार के कंटेक्स्ट में, या फिर वो मालदीव्स में हो एंटी इंडिया सेंटिमेंट को उकसाने के लिए। तो आप देखेंगे ट्रिगर कुछ होता है, अंडरलाइन कॉज कुछ और है। और अंडरलाइन कॉज में यहाँ मुझे अनफॉर्चुनेटली, और ये मैं पहले से भी आपको कहता रहा हूँ कि एक एक्सीडेंटल कन्वर्जेंस हो रखा है। यहाँ लड़ाई चल रही है 2 मेजर पावर्स के बीच में, यूएस और चाइना के, और दोनों के ही बीच में एक टकराव हो रहा है और वो इंडिया के आसपास उसको अपना एक अंजाम दे रहे हैं। इससे 2 चीजें होती हैं, एक तो साउथ एशिया अनस्टेबल रहेगा। अगर साउथ एशिया अनस्टेबल रहेगा तो भारत को उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में असर तो पड़ेगा ही। अब जैसे फॉर एग्जांपल नेपाल के लिए अगर आप बात करें तो नेपाल का 74% डिपेंडेंस है इंडिया की, 74%। अगर नेपाल में कोई भी इस तरह का डिस्टरबेंस होता है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा हमारे बॉर्डरिंग स्टेट्स पे। यूपी ले लीजिए, वेस्ट बंगाल ले लीजिए, या फिर क्या बोलते हैं इधर आप उत्तराखंड ले लीजिए, या फिर इवन टू सम एक्सटेंट, नॉट फुली, कि क्योंकि वो सिमिलैरिटी होती है, हिमाचल वगैरह में भी थोड़ा फर्क इसका पड़ सकता है, क्योंकि ओवरऑल और पूरे इंडिया में भी फर्क पड़ेगा नेपाल के कंटेक्स्ट में, क्योंकि नेपाल जो है, नेपाली सिटीजन जो हैं, चाहे वो सिटीजन हो चाहे वो इंडियन नेपालीज हो, पूरे इंडिया में फैले हुए हैं। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो गई वो नेपाल कंट्रोल कर रहा है। इंडियन आर्मी में नेपाल के गुरखाज हैं और हमारे गुरखाज हैं। तो ओवरऑल इसका डायरेक्ट जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो भारत के ऊपर पड़ेगा, और भारत के ऊपर इम्पैक्ट इस समय सबसे ज्यादा जो जिसके लिए एक तरह से समझ लीजिए भारत को पीछे गिराने का जो इरादा है वो अमेरिका का ज्यादा चल रहा है, लेकिन चाइना भी खुश होगा इसमें। इसीलिए मैं बोलता हूँ एक एक्सीडेंटल कन्वर्जेंस हो रहा है चाइना और इंडिया, चाइना और यूएस का
दोनों के अपने अपने इंटरेस्ट हैं। दूसरा इंटरेस्ट यूएस का क्या है कि अगर हम अपने आसपास के जितने भी देश हैं साउथ एशिया के, उनके ऊपर अगर यूएस दबाव डालता है तो उससे क्या होगा कि जो है चाइना को वो कंटेन कर सकेगा। तो अब मैंने जैसे जॉन फ्रीडमैन का एक यूट्यूब सुना था आधे घंटे का, वो काफी बड़े पॉलिसी एक्सपर्ट हैं यूएस के। उन्होंने बोला है कि हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि हमारे लिए भारत की या भारत का जो उपयोग है डिस्पेंसिबल है, यानी कि हम उसको उसके बिना भी हम अपना काम चला सकते हैं। तो उसकी नजर में पाकिस्तान ज्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत साथ दे तो भी ठीक है, ना साथ दे तो भी ठीक है। इस काइंड ऑफ अ न्यूट्रल, जो कि ये पुरानी सिचुएशन थी जब नेटो अपने पूरे उफान पे था, नेटो का जो अलाइनमेंट था और वॉर्सो पैक्ट का जो अलाइनमेंट था, ईस्ट और वेस्ट की जो बात हुआ करती थी। सो इस समय क्या हो रहा है कि एक पुशबैक चल रहा है इंडिया के अगेंस्ट, जिसमें एक्सीडेंटली चाइना भी सपोर्ट कर रहा है। अब आपने बात करी थी कि जलने की, एक्स प्राइम मिनिस्टर की वाइफ की। अब एग्जैक्ट कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो जितने भी पॉपुलेशन रेवोल्यूशन होते हैं, पीपल्स रेवोल्यूशन होते हैं, उसमें एक बार वो रेवोल्यूशन शुरू हो जाता है ना, तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। खास तौर से अगर वो लोग सोचते हैं कि आर्मी को बुलाएंगे, आर्मी से कंट्रोल करेंगे। आर्मी ये सोचती है कि ये तो हमारे आदमी हैं, इनके ऊपर कितनी पावर, ऐसा नहीं कि आर्मी उनको दबा नहीं सकती, दबा सकती है, लेकिन उनके मन में भी एक ध्वन चलता है कि मेरा रिश्तेदार उधर है, वो भी यंग जेंजी है, किसी भाई भतीजे का लड़का है, वो बैन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहा है, क्या गोली चलाना उपयुक्त है या नहीं है। सो इस तरह की चीजें आने लगती है तो आर्मी भी अवॉइड करती है। यही हाल आपने बांग्लादेश में देखा, यही हाल आप यहाँ देख रहे हैं। म्यांमार ही एक ऐसी जगह है जहां आर्मी ने अभी तक मोर्चा संभाला हुआ है। क्योंकि वो इंटरनली रूल कर रही थी वहां। जी। बांग्लादेश Sir, की आर्मी और why Roy not stepped in? Because we have had a very uh, research and analysis wing जानी जाती है अपनी काबिलियत के लिए, अपनी प्लानिंग के लिए, अपनी एग्जीक्यूशन के लिए। इतना सब कुछ हो रहा है, हम अपने नेबरहुड को सीआईए या चाइना का थ्रेशोल्ड क्यों बनने दें? क्योंकि हमारे लिए तो देखिए प्रॉब्लम है, ये हो या वो आगे कुआं पीछे खाएं। So why is not देखिए the government coming forward and taking measures? देखिए जहां तक भारत का सवाल है, भारत हमेशा हर चीज को फूंक फूंक के आगे बढ़ता है। चाहे वो मालदीव्स का केस हो, चाहे वो श्रीलंका का केस हो, या बांग्लादेश का केस हो, या म्यांमार का केस हो। देखिए भारत का जो तरीका है मुझे बिल्कुल सही लगता है। वो एक एक ड्रामा है या एक जो एक्शन और उसको प्ले आउट करने देता है, और फिर देखता है कि इस ड्रामा और एक्शन में कौन बाहर निकल के आ रहा है, कौन पावरफुल बन रहा है। इस समय नेपाल को कोई हाथ क्यों नहीं लगाना चाहता है, चाइना भी हाथ नहीं लगाना चाहता है। कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। आपने कुछ मुझे इस पॉडकास्ट के पहले बताया था किसी एक का नाम आ रहा है उसको प्लेस करने के लिए एज प्राइम मिनिस्टर। इतना आसान नहीं है, एक अजनबी आदमी को प्राइम मिनिस्टर प्लेस करना आसान नहीं है, जब तक कि आर्मी का सपोर्ट नहीं होगा और जब तक कि प्रेसिडेंट का सपोर्ट नहीं होगा। अभी मैंने एक पॉडकास्ट खत्म किया है जहां मैंने एक मेजर जनरल थे नेपाल के, उनके साथ, और एक जो उनके थिंक टैंक होते हैं, जो हमारे यहाँ थिंक टैंक है आईटीएसएस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, उसी तरह का नेपाल इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज करके उनका थिंक टैंक है, उनके जो बॉस है उनके साथ मैंने पॉडकास्ट किया था। उनका व्यू टोटली अलग है। उनका व्यू ये है कि भाई इसका मेन कारण है करप्शन। पब्लिक तंग आ चुकी थी, ये जो बैन हुआ है ये एक ट्रिगर था, और इसके बाद जो भी ये चीज होगी उनके लिए अच्छी नहीं है। लेकिन ये भी नहीं कि वो ऐसा कदम लें जिससे कि और प्रॉब्लम बढ़े। तो वो चाहते हैं कि प्रेसिडेंट ने एक ऑप्शन दिया है कि भाई एक पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दीजिए, एक इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट बनाइए, काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं, उनके यहाँ है एक प्रोविजन है, और फिर प्रेसिडेंट कैन रन दैट गवर्नमेंट एंड गेट द सिचुएशन अंडर कंट्रोल, और फिर धीरे धीरे तुरंत इलेक्शन कराएं और एक नई गवर्नमेंट लेके आए। ये उनका
व्यू और अप्रोच है। और ये बड़े बड़े थिंक टैंक्स, उनके बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, जो लीडिंग एक्सपर्ट्स हैं। जैसे आपके यहाँ पे अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया के कोई बड़े जर्नलिस्ट की बात करो जो कि ऑपेड्स वगैरह लिखते रहते हैं, ठीक है, राजा गोपालन, राजा शेखर, कई सारे लोग हैं, उस तरह के लोगों ने इस तरह की बातचीत कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि वायलेंस कोई नहीं चाहता है, लेकिन वो ये भी बोल रहे हैं कि दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है कि वायलेंस और बढ़े, और अगर वायलेंस बढ़ेगा तो आर्मी विल हैव नो चॉइस बट टू गो ऑन द स्ट्रीट्स एंड कंट्रोल इट। बट मुझे लगता है कि नेपाल इस बात से भली भांति वाकिफ है कि इन जनरल कोई वायलेंट एक्शन नहीं चाहता है। अगर उनकी डिमांड्स को तुरंत मान लिया जाएगा तो दे विल ऑल गो बैक टू देयर बैरक्स। मे बी ये जो जेन जी के लीडर्स हैं, उनके लीडर्स में से किसी एक को उस काउंसिल में रखा जाएगा ताकि ही बिकम्स द वॉइस ऑफ द स्टूडेंट्स। और या स्टूडेंट तो नहीं है बट दे आर यंगस्टर्स, जो कि जेन जी जानती हैं आप, 97 के बाद जितने भी लोग पैदा हुए हैं ये लोग सब अपने आप को जेनजी बोलते हैं। इनफैक्ट जेनजी तो 2000 के बाद की बात करते हैं। आई थिंक मनीष भी उसी में होंगे, उसी कैटेगरी में होंगे। तो इनका जो ये होता है, क्या बोलते हैं, लेवल ऑफ वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए इनको कंट्रोल करना वो ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं, उसके बाद लॉन्ग टर्म सोल्यूशन देखते हैं। इंडिया और चाइना को वो तो चाहते ही नहीं कि इस समय इस दौरान उनके बीच में घुसे। तो अगर हम चाहें कि इंडिया घुस जाए, देखो कोई भी जो गेम खेलता है ना, कोवर्टली कोई गेम नहीं खेलता है। आपको कहीं यूएस यूएस किसी का नाम दिख रहा है? खाली हम लोग स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि यूएस डीप स्टेट ने किया होगा, सीआईए ने किया होगा, बट अभी तक किसी ने ओपनली इसको एक्सेप्ट नहीं किया है और न वो करेंगे। तो वो गेम अलग चलने दीजिए, उस गेम को जो चला रहा है। मैं तो ये बोलने को तैयार हूं कि इसमें क्या भारत का हाथ भी है क्या? मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता कि इस तरह की सिचुएशन, मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि ऐसा कितना बड़ा तहलका मच गया कि एक दिन के अंदर प्राइम मिनिस्टर को भागना पड़ रहा है। ये भी हो रहा है कि पिछले प्राइम मिनिस्टर के घर को जला दिया, उसकी वाइफ जल गई। इस तरह की चीज क्या इतनी जल्दी होती? इवन अरब स्प्रिंग जो हुआ था, आपको याद हो अगर 2015-16 में, उसमें भी टाइम लगा था यार, ओवरनाइट नहीं हो गया था कि कल एक चिंगारी लगी और आज तो पूरा का पूरा एयरपोर्ट काबू में कर लिया उन्होंने। क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री को भी कर दिया, लोकसभा में भी, उनके जो पार्लियामेंट होता है उसमें भी एंटर कर गए। उस देश का क्या हाल होगा जो कि 2018 में 8 में जब मोनार्की गई है और आज 2025 हो रहा है, 17 साल, 16 साल, 17 साल के दरमियान में 14 गवर्नमेंट बदल चुकी हैं। तो लोग बोल रहे हैं कि ये बाहर वालों का हाथ नहीं है। इनफैक्ट जनरल बुसनेत ने बोला आप लोग ज्यादा रीड कर रहे हैं, बाहर का कोई हाथ नहीं है। हमारा जो इंटरनल ही फ्रैक्शनिज्म इतना ज्यादा हो गया है कि चिंगारी ने आग लगा दी और आग अब बेकाबू हो गई है। एक कोइंसिडेंटल बात की बात कर रहे हैं। हमारा मानना ये है कि मुझे लगता है कि इतना कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि एक ही दिन के अंदर सारा का सारा नेपाल जल गया, कि उनके प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा। मैंने फिर सवाल पूछा उनसे कि प्राइम मिनिस्टर कहाँ जा रहे हैं? चुप्पी आ गई। मैंने तो, किसी ने ऑडियंस में जो चैट ऑडियंस होता है उसने जवाब दिया, शिल्पा मुरुदोस्कर करके नाम है उनका, उन्होंने जवाब दिया दुबई। तो मैंने उनको बोला देखिए हमारे एक ऑडियंस वाली बता रही है कि वो दुबई जा रहे हैं, हो सकता है उनके पास कुछ इंफॉर्मेशन हो अंदर की। तो बोलते नहीं वो स्पेकुलेशन है, हो सकता है वो देश के अंदर ही किसी सेफ जगह पे हो। अब ये एक स्टेटमेंट आ रही है एक मेजर जनरल फ्रॉम नेपाल, रिटायर हो गए हैं, लीडिंग जर्नलिस्ट हैं वो वहाँ के, लेकिन इस तरह की अगर बात हो रही है तो कुछ और ही चल रहा है यहाँ पे। अभी कुछ और परतें निकलेंगी बाहर जब हम आगे बढ़ेंगे। हो सकता है उनको कहीं सेफ हाउस में रखा गया हो। अब सेफ हाउस का जी नाम क्यों नहीं लिया जा रहा? यही एक बहुत बड़ा सवाल है। कहाँ जा रहे हैं प्रधानमंत्री ओली, पूर्व प्रधानमंत्री ओली? इसके ऊपर ध्यान देना अभी हमको ज्यादा जरूरी है। अगर मनीष के पास कुछ इसके ऊपर अंदरूनी खबर है तो मनीष बता सकते हैं। ओवर टू यू। जी मनीष, आप कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर रैपर है, उनको बहुत प्रोजेक्ट किया जा रहा है जस्ट लाइक जेलेंस्की स्टाइल में। जी
जी गायत्री जी, आई थिंक नेपाल वाले सिचुएशन पे जैसे सर ने कहा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ हम बाहर से स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन उसमें कुछ जो, क्योंकि मैं जिस जगह से आता हूँ वहाँ से नेपाल बॉर्डर वो शेयर करते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट जो बिहार की है, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट नेपाल बॉर्डर शेयर करती है। और जब मैं काफ़ी छोटा था, जब वो मधेसी आंदोलन हुआ था, तो लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो वहाँ से बाहर तक निकलता है, क्योंकि ऐसा है उस जगह पे कि अगर नेपाल के तराई एरिया में कुछ हो तो जरूर जो मैथिली स्पीकिंग रीजन जो है बिहार का, वहां तक उसकी आवाज सुनाई जरूर देती है। इस चीज में यहाँ पे जो नाम आ रहा है बलेंद्र शाह का, बलेंद्र साहब, उनका एज है 35 ईयर्स के हैं, 35 वर्ष के हैं वो। उन्होंने कर्नाटक में जो विश्वेश्वरैया टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, वहाँ से वो मास्टर्स इन स्ट्रक्चरल डिजाइन उन्होंने किया हुआ है। उससे पहले उन्होंने इंजीनियरिंग किया हुआ था, नेपाल के काठमांडू शहर में एक कॉलेज है वहाँ से। उसके बाद अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो एक नाम ये इसलिए यहाँ पे उठ के ऐसा आ रहा है, क्योंकि जब ये आंदोलन का स्टार्ट हुआ था तो वहाँ पे इन्होंने एक काइंड ऑफ इंक्लिनेशन दिखाया कि जो यूथ है वहाँ के, उसका जो डिमांड है उसके साथ अपना अलाइनमेंट दिखाया। और जैसे सर ने कहा कि जब भी एक इस टाइप के आंदोलन होता है, इट बिकम्स आउट ऑफ कंट्रोल इन नो टाइम। और उसी संभव उसी सिचुएशन में, मतलब न्यूज भी, और जब भी ऐसा सिचुएशन होता है तो फर्स्ट थिंग दैट डाई इज ट्रुथ। तो वहां पे बहुत सारे न्यूज आ रहे हैं कि प्रेसिडेंट ने भी रिजाइन कर दिया एंड ऑल ऑफ दैट। बट उस सारे चीज में एक चीज काफी कॉमन निकल करके आ रहा है, और ये एक पैटर्न भी है। अगर आप बांग्लादेश का देखें तो वहां पे यूनुस का नाम निकल करके आया था, और अभी यहाँ पर आप देखें तो ये बलेंद्र शाह की ये अनकन्वेंशनल पॉलिटिक्स लेकर के आ रहे हैं नेपाल में। क्योंकि ये नेपाल में फॉर द फर्स्ट टाइम काठमांडू के ये 15th मेयर चुने गए विथ 23,000 मार्जिन ऑफ वोट। और जब ये चुने गए उसमें इन्होंने दोनों साइड से जो जो कन्वेंशनली जो दो पार्टी वहां पे लड़ती है, दोनों को हराया था उस इलेक्शन में। और उसके बाद से जब से ये आंदोलन चालू हुआ, उसमें भी काफी ये आगे रहे दिखाने के लिए कि नहीं, जो इनका डिमांड है वो सही डिमांड है। और दूसरा चीज इसके साथ साथ कि इन्होंने जो रिफॉर्म्स वहां पर लेकर के आए, वो रिफॉर्म्स काइंड ऑफ कहा जा रहा है कि दिस इज द नेक्स्ट जनरेशन, मतलब जनरेशनल शिफ्ट है इन लीडरशिप या इन पॉलिटिक्स ऑफ नेपाल। और रिफॉर्म जैसे कि अब कोई पब्लिक मीटिंग चल रही है, सिविक बॉडीज की मीटिंग चल रही है, उसको आप टेलीकास्ट कर दो, लाइव टेलीकास्ट कर दो कि लोगों को पता चले। अतिक्रमण कहीं पे है तो वहां पे पावर दिखा करके उसको क्लियर कराओ, क्योंकि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। और एक शो ऑफ, मतलब शो ऑफ नहीं बोल रहा हूँ, जो शो ऑफ पावर जो होता है इन द राइट वे, अभी तक इन्होंने किया है। लेकिन इसका एक सिमिलरिटी है, हम लोग भारत में वैसा एक सिमिलर केस जो देख चुके हैं काफी क्लोजली, वो था दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का राइज। वो भी एक पब्लिक सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ, काफी फ्यूचरिस्टिक पॉलिटिक्स, जनरेशनल शिफ्ट इन पॉलिटिक्स उस टाइप का था। बट अगेन उसके साथ एक और चीज एसोसिएट होता है कि यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन से बाहर से आए हुए, आंदोलन से निकले हुए जो पॉलिटिशियंस या जो लीडर निकल करके आए हैं, बहुत ज्यादा इतिहास, अगर फ्रेंच रिवॉल्यूशन को हटा दें तो इतिहास बहुत ज्यादा उसको, इतिहास में ऐसा नहीं आप देखेंगे कि बहुत सक्सेसफुल और बहुत ही वो लंबे टाइम तक एक जो होता है ना ट्रांसफॉर्मेशनल पॉलिटिक्स वो कर पाए हो। बहुत कम एग्जांपल, आई थिंक जितनी मेरी समझ है उसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक था जिससे बहुत बड़ा चेंज ऐसा निकल करके आया था। उसके बाद से ऐसा स्टेबल चेंज जो है वो एक ऐसे छोटे रिवॉल्यूशन या ऐसे सिनेरियो से निकल करके नहीं आए। और रिसेंट में अगर एग्जांपल देखें तो भारत के अंदर दिल्ली एक एग्जांपल था, और बगल में देखें तो बांग्लादेश रहा है। तो वी हैव टू बी कॉशियस इन जनरल। और जैसे हमने कहा कि जो भारत और नेपाल में सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो हमारे बॉर्डर कंट्री है, वहां पर वो एक काइंड ऑफ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं जानता हूं जिनके रिश्तेदार नेपाल में हैं, पर्टिकुलरली जो तराई रीजन में। और ये जो अभी लीडर जो निकल करके वहां पे आ रहे हैं बलेंद्र शाह, इनका भी ऐसा कहा जा रहा है कि इनका वो मधेसी फैमिली है विथ मैथिल ओरिजिन्स, वही जो लैंग्वेज मदर टंग में बोलता हूँ, तो इसी ओरिजिन से यार है। तो वो देखना पड़ेगा, गिवन जस्ट वहां पे इलेक्शन है और बाकी जो अगल बगल के बॉर्डर स्टेट्स हैं, किस तरीके का वहां पे इसका इम्पैक्ट हो सकता है। क्योंकि यहाँ सिर्फ इस ऐसा नहीं है कि नेपाल में ये हो रहा है, अगर आप देखें तो दिस इज ऑल्सो बीइंग सेट एज एन एग्जाम्पल कि ये हम मतलब अगर वो एक्सटर्नल फोर्स है या इंटरनल टॉपिक्स को बना करके ऐसा, या मुद्दों को ऐसा बना करके आंदोलन में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो चाहे बांग्लादेश को लें या फिर नेपाल को लें, तो वो इंडिया के लिए एक एग्जाम्पल है। या फिर टू सम एक्सटेंट जो श्रीलंका में हुआ था, कि हम ऐसे सिचुएशंस हम यहाँ भी उठा सकते हैं, ऐसे सिचुएशंस हम यहाँ भी क्रिएट कर सकते हैं
और अगर आप देखें जो पिछले 1-1.5 साल में जिस तरीके के टॉपिक को लाया गया, मुद्दा बनाने का कोशिश किया गया या अभी भी किया जा रहा है, वो ऐसा ही है कि एक बड़े मास को, जो मास तैयार है इस चीज के लिए, जिसके अंदर आप वो बदला का भावना तो मैं नहीं बोलूंगा, बट आप उसको भड़का सकते हैं फॉर एन कॉमन कॉज। वहां पे तो कॉमन कॉज कहाँ से, सोशल मीडिया बैन लेकर के, और नेपाल की पॉलिसीज डेफिनेटली काफी ब्रोकन है, पीपल वे आर फ्रस्ट्रेटेड, जो कि इंडिया में डायरेक्टली वो नहीं एप्लीकेबल है, चाहे भी श्रीलंका का फाइनेंशियल सिस्टम, भारत में वैसा वल्नरेबिलिटी नहीं है, चाहे फिर वो बांग्लादेश का सिचुएशन, वो वल्नरेबिलिटी नहीं है, लेकिन मास जो है वो यहाँ पे अगेन बहुत बड़ा है। एंड देयर आर, अगर आपके पास 150 करोड़ की अगर आबादी हो, तो उस 150 करोड़ में वो 5 करोड़ ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। देन आपके पास 25 करोड़ की आबादी हो, उसमें 5 करोड़ ढूंढना, तो उस चीज के लिए तैयार जरूर रहना पड़ेगा। जो एक लास्ट इस चीज पे मैं बोलना चाहूंगा पॉइंट, वो ये है गायत्री जी कि इसमें भारत क्या स्टेप ले सकता है या क्या लेना चाहिए, या क्या ये चीज जो हो रहा है भारत के फेवर में है। मुझे लगता है दिस इज टू अर्ली टू डिसाइड, क्योंकि इस ये किस तरीके से, कौन से रूप में ये आगे जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वो उसका सबसे बड़ा भारत के लिए लर्निंग होगा कि हमने मधेसी आंदोलन को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए था, उसके बाद के सिचुएशंस को कैसे देखना चाहिए था। उससे आई थिंक बहुत बड़ा लर्निंग यहाँ पे भारत डेफिनेटली यूज करने का कोशिश करेगा टू मेक एनी एक्शन। चाहे वो, जैसे सर ने कहा कि रिसेंट में जितने भी इवेंट्स हुए हैं, वी हैव ट्राइड टू एब्सॉर्ब द शॉक इनिशियली, देन प्ले आउट आवर गेम्स। और मुझे लगता है यहाँ पे भी वो चीज सेम है, क्योंकि बहुत तेजी से जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस चेंज हो रहे हैं कि चाइना के साथ हमें क्या करना था, अभी हम उसको किस तरीके से हैंडल करना चाह रहे हैं, वर्सेस यूएस एंड अदर फैक्टर्स। एक और जब इतना सारा चीज हो रहा था, तो उस बीच में जस्ट टू हाईलाइट कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान ने ऑफिशियली वो क्रिटिकल मिनरल डील साइन कर ली है, तो पाकिस्तान भी एक दूसरे साइड पे नाउ इट्स गोइंग टू बॉयल हॉट एंड कोल्ड, क्योंकि वहां चाइना और अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट वहां भी टू सम एक्सटेंट स्टार्ट होगा। सो चारों तरफ जो है वो अलग अलग तरीके का प्ले है, बट देयर इज अ प्ले दैट्स हैपनिंग एंड इट्स अ जियोपॉलिटिकल प्ले, जो एक टाइम में मिडिल ईस्ट या इस कहीं और हुआ करता था, वो अभी पिछले 4-5 साल और अगले नेक्स्ट 10 साल तक वो एशिया में होने वाला। जो कंबोडिया थाईलैंड वॉर देख रहे हैं, ये सब ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ अ सडन कंबोडिया थाईलैंड फॉट एंड अमेरिका केम फॉर डिफ्यूजिंग दैट। तो एवरीथिंग द नेक्स्ट 10 ईयर्स मुझे लगता है जो हॉटस्पॉट हम लोग वेस्ट में जाकर के ढूंढ रहे थे अभी तक, कि कभी वो रसिया का बॉर्डर था, कभी वो यूएसएसआर वाला रीजन था, कभी वो गल्फ हुआ, वो अभी साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया रहने वाला है। जी गायत्री जी। यहाँ पर रॉ की एक्टिविटीज को लेकर आई एम क्वाइट अपसेट, क्योंकि ऐसा क्यों है कि वी आर बीइंग कॉट ऑफ द गार्ड। बांग्लादेश में हुआ ऑफ द गार्ड, यहाँ पर हुआ ऑफ द गार्ड, श्रीलंका में हुआ ऑफ द गार्ड। डोंट यू थिंक दिस इज हाई टाइम कि हम अपने नेबरहुड को सिक्योर करें? देखिए, मैं इस पे ज़्यादा तो बोलना नहीं चाहूँगा कि रॉ की एक्टिविटी, रॉ किस तरह से इस तरह की चीज़ों को रोक सकती है। एक आंदोलनी देश का जो मामला होता है, और ख़ास तौर से जो जेन ज़ी है, उसका अपना ही एक दिमाग हो गया है। वो ऐसे सवाल पूछती है आपसे जो कि रॉ तो क्या, आपके प्रधानमंत्री के पास भी शायद ना हो, क्योंकि उनको थोड़ा-सा भी अगर चिंगारी दी जाए, तो चिंगारी आग में लगने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मैं सिर्फ़ ये कहूँगा कि ये हम नहीं कह सकते कि शायद हमको इसकी भनक नहीं थी, लेकिन जितनी रैपिडिटी से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और टेक्नोलॉजी इसको फ्यूल कर रही है, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि जो दलित आंदोलन था एक बीच में 2018 में, खाली 20 लोगों ने इसको इतना भयानक बनाया कि पूरे देश में दलित बाहर आ गए थे, और 20 लोग और करीब हजारों बॉट्स। रहने कहाँ वाले? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड, ऐसी-ऐसी जगहों से रह करके इन 20 लोगों ने, अरुण कुछ नाम था उस मास्टरमाइंड का, जिसने पूरा दलित रेवोल्यूशन 3 अप्रैल को शुरू कर दिया। एक्चुअली वो करने वाले थे भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पे। जब लोग बाहर आए तब उनको पता चला कि लीडर कौन है? लीडर तो था ही नहीं कोई। देन पीपल रियलाइज कि ये फेकली क्रिएटेड है, बट उसने अपना असर कर दिया। अब यही चीजें आज आप देख रही हैं। भारत को देखिए, वोट चोरी, कॉन्स्टिट्यूशन की क्या बोलते हैं, सेव द कॉन्स्टिट्यूशन, देन सीएए, फार्मर्स, एनआरसी, ये लगातार कोशिशें चल रही हैं आपके खिलाफ भी। हमारी कंट्री बड़ी है, हमारी कंट्री थोड़ा ज़्यादा फेयर है,
ज़्यादा क्लोजली निट है, इसलिए इन सब चीज़ों को धीरे-धीरे एब्ज़ॉर्ब कर लेती है। जैसा कि मनीष ने भी बताया कि 50 करोड़ में से 5 और 25 करोड़ में से 5 को ढूँढना, कौन-सा ज़्यादा दिक्कत वाला है, वो आपको पता चलता है। सो इंडिया इज़ टू बिग। इंडिया का जो ओवरऑल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो इन सारी चीज़ों को एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं, जो कि छोटे देश नहीं कर पाते। छोटे देश की आर्मी में लिमिटेशंस भी होती हैं। उनके भाई बंधु इतने ज़्यादा होते हैं कि बहुत मुश्किल हो जाता है उनको कंट्रोल करना इन सब चीज़ों को। तो जी। मैंने थोड़ा राजशाही जब वापस आएगी? जब ऐसे चीज़ें जब आती हैं, तो क्या होता है कि एक्सटर्नल फोर्सेस उसका फ़ायदा उठाते हैं। सब्सिक्वेंटली होता है। इसमें रॉ जो है, ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती है। इट इज़ ऑलवेज़ अ गेम व्हिच हैज़ टू बी प्लेड मोस्टली सब्सिक्वेंटली, नॉट बिफोर। अगर मान लीजिए पहले ही जाकर के रॉ ने बोला होता है भैया ओली साहब, एंड व्हाई शुड रॉ इंटरफेयर इनटू ओली? ओली हैज़ बीन आउट एंड आउट अ प्रो चाइनाज़ गाय। आप या उस तरह से एग्री आप एग्री उस तरह से सोचिए, सर, उस तरह आपको से भी लगता है कि सोचिए। राजशाही वापस आ जाएगी? क्योंकि राजशाही को जैसे अभी इन्होंने बोला बुलंदशाह की बात, एक तो बुलंदशाह का नाम चल रहा है और दूसरा राजशाही के वापस आने की बात चल रही है। और तीसरा जो फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट, चाइनीज पीएलए कमांडोज ऑफ तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट इन नेपाल, और ये पिटाई करें आईएसआई वालों की, जिसके ऊपर आज इफ आई एम करेक्ट विद द टाइमिंग क्रोनोलॉजी, ये इन्होंने आज ज्वाइन सॉरी यू नो लश्कर ए तैयबा आईएसआई के हाथ के बारे में प्रॉपर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने या फॉरेन अफेयर्स ने प्रेस ज्ञापन निकाला है। जी। देखिए जहाँ तक ये जो एक्शन हुआ है चाइना का, वेदर इट इज यूनिलेटरल और ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल, या फिर आर्मी चीफ ऑफ नेपाल, दैट नीड्स टू बी क्लैरिफाइड। दिस होल मैसेज नीड्स टू बी क्लैरिफाइड एंड कोरोबोरेटेड। इससे पहले कि हम इसको सच मान लें, वी हैव टू गो इनटू मोर डिटेल्स कि कितना सही है कितना गलत है। अगर ऐसा कुछ होता है, तो दुनिया का दूसरा पुलिसमैन उभरने लगा है। अभी तक एक पुलिसमैन चल रहा था दुनिया का, वो था अमेरिका। अब दुनिया का दूसरा पुलिसमैन होराइजन पे दिखना शुरू हो गया, उसका उदय होना शुरू हो गया है। तो अगर ऐसा होता है तो भी मैं बोलूंगा स्टार्ट ऑफ अ न्यू कोल्ड वॉर, गुड फॉर अस, लेट मी टेल यू, या इज गुड इट्स फॉर इट्स अस। देयर, बट हमने देखा है कि किस तरीके से चाइनीज पुलिस हैज बीन देयर स्पॉटेड इन कनाडा, अफ्रीका एंड नंबर ऑफ अदर नेशंस जहाँ पे चाइनीज पॉपुलेशन साइजेबल है। तो यहाँ पर देखिए अगर वो वो तो लोगों की वो तो कोई बड़ी उल्टे वो कोई बड़ी बात नहीं। जितने भी चाइना टाउन्स हैं, दे हैव देयर ओन चाइनीज पुलिस इन अमेरिका। Nobody even objects to them. That is the way they have been operating. It is only when the military starts coming in that you have to be worried. And in any case, I would like to have more confirmation on this particular news to express my view. मेरा सिर्फ एक भारत से अपेक्षा है इस मामले में, बैक एंड बातचीत करते रहिए, चाहे वो कौन सा आपने बोला था, कोई भी हो। शाहजी हैं, राजशाही हैं, जो भी ऑप्शंस हैं, उनसे बैकडोर में बात करते रहिए। दूसरा ऑप्शन है, अपने बॉर्डर्स को सील करिए। इतनी कनेक्टिविटी है, उतनी चाइना नेपाल की नहीं है जितनी इंडिया और नेपाल की है। बिहार ले लीजिए, वेस्ट बंगाल ले लीजिए, सिक्किम में ले लीजिए। सिक्किम में भी काफी नेपाली सिटीजन्स आते जाते रहते हैं। तो ये आपको अपना उत्तराखंड ले लीजिए, यूपी सबसे ज्यादा ट्रैफिक जो इमिग्रेशन का यूपी के थ्रू होता है, और यूपी में ज्यादा चांसेस हैं इस तरह के एलईटी आईएसआई के एजेंट्स के। हो सकता है कुछ बड़े चीज की जो बात कर रहा था पाकिस्तान की, हम कोई बड़ा हमला करने वाले हैं, हो सकता है ये एक उसी की चाल है। राहुल गांधी ने भी कहा था कि मैं कुछ दिनों में हाइड्रोजन बॉम्ब ड्रॉप करने वाला है। वुडंट बी सरप्राइज्ड ही वाज इंडिकेटिंग नहीं टुवर्ड्स दिस वन। नहीं, आप मुनीर ने एक बात बताई थी कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ होगा, नेवर नो। सो सारे कान खुले रखने इस समय। कुछ हो रहा है तो प्रोएक्टिवली इसको खत्म कर दो। Was this a proactive stance? I don't know. Was this a proactive development? I don't know. जी, हो भी सकता है, मनीष नहीं हो सकता है। This is all speculation. In my view, secure your borders. That's it. मनीष दिस इज अ यंग जनरेशन वाला जो हुआ है, आपने किसी का नाम लिया, आपको क्या लगता है कि राजशाही वापस आएगी एंड व्हाट्स इन इट फॉर इंडिया? जी। देखिए जब लास्ट
ये हुआ था वहां पर भारत के लिए, अगर जो ट्रेडिशनली देखा गया है, जो वहां पे जो राजशाही परिवार है वो उसका शासन भारत के लिए बेटर रहा था एज कम्पेयर टू, क्योंकि उसके बाद से वो एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा था। उसके बाद से आप आपके लिए कभी आप कम्युनिस्ट माइंडसेट कोई है उससे आप मेल खाने का कोशिश कर रहे हैं, या कभी कोई और आ रहा है, तो जो इतनी सरकारें बदली है उसके बाद से, वो भारत के लिए डेफिनेटली क्या वो मैन्यूवरिंग होगा वो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि आप हर एक 15 दिन 1 महीना साल भर में आपको एक नया गवर्नमेंट के साथ वो तालमेल बैठाना है। दूसरा चीज है वहां पे कि जो अभी बलेंसा या वो जेंजी की हम बात कर रहे हैं, वहां पर एक पब्लिक जो मूवमेंट को अभी लीड कर रहा है वो पॉपुलेशन ग्रुप जो है वो डेफिनेटली जेंजी है, और उसको वहां पर वो उनका डिमांड है कि लाया जाए इस जो बलेंसा की मैं बात कर रहा हूँ। एंड एक और चीज उसके साथ एसोसिएटेड है कि जो ये जेंजी है, जनरली कहा जाता है कि 2000 ईस्वी के आगे जो पैदा हुए, मैं जेंजी नहीं हूँ बाय द वे, मैं उससे जस्ट पहले इसमें हूँ, तो वहां पर एक क्या है कि उनके लिए बहुत ज्यादा नहीं होगा, बहुत ज्यादा उनके लिए ये मेमोरी नहीं होगा कि जब इससे पहले राजशाही था तो वो क्या था। ओनली मेमोरीज दैट दे वुड बी लेफ्ट विथ कि ऐसा था, उसको बदल के हमने ये नया शासन व्यवस्था हमने रखा। और जिस तरीके से अगर आप उस माइंडसेट को देखें कि अगर वो माइंडसेट सोशल मीडिया बैन होने पे और इस पे उसको पूरा सड़क पे उतारा जा सकता है सोशल मीडिया बैन के नाम पे, तो वो माइंडसेट कभी भी राजशाही को सामने लाने के लिए तैयार नहीं होगी। जी जी, गायत्री जी। बिल्कुल। जी, बिल्कुल, आई अग्री विथ व्हाट मनीष हैज सेड। मैं जो पॉडकास्ट अभी हुआ है, वहां के जो सिविलियन थे, जो सिविलियन एक्सपर्ट थे, स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट, उनका आप जवाब सुन के हैरान हो जाएंगे। हमारे विष्णु जी की मौत हो गई, हमारे विष्णु जी को दूसरे विष्णु जी ने मार दिया, और उनके साथ पूरा का पूरा परिवार खत्म कर दिया विष्णु जी का। विष्णु जी जो है अब हमारे लिए नाकाम और बेकार हस्ती हैं, वो कभी नहीं आएंगे। विष्णु जी से उनका रेफरेंस है मोनार्की के ऊपर। मोनार्की ने आपस में ही एक दूसरे को मारा और पूरे परिवार को खत्म कर दिया। अब कौन से विष्णु जी आने वाले हैं उसका भी हमें पता नहीं है। तो आप किस विष्णु जी की बात कर रहे हैं, किस राजशाही की बात कर रहे हैं? दिस इज कमिंग फ्रॉम पीपल ऑफ नेपाल। तो आप भूल जाइए वो राजशाही बादशाही वाला। जी, let's see. Thank you so much, Manish, for joining. Thank you so much, sir, for joining. जाने से पहले viewers से request है, please don't forget to like, subscribe and share the alternate media. अगर आप contribute करना चाहते हैं, please सामने आए, help करें, subscribe करें, like करें, contribute करें alternate media को। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद।